और पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती हैं, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इंप्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मनचाहा आता है, समय सीमा के भीतर आता है। हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए। जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए, बहुत उत्तम सुझाव आए। अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे, इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। अब जैसे हमारे देश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कोस्टल टूरिज्म, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालयन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा टूरिज्म, स्पोर्ट्स के द्वारा टूरिज्म, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। अब देखिए रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गांधी सर्किट, सब हमारे महान गुरु परंपरा हुई, उनके सारे तीर्थ क्षेत्र, पूरा पंजाब भरा पड़ा है। हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए मिलकर के काम करना ही है। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है।
ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथियों, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि एक फैंसी सा शब्द है, समाज के हाई इनकम ग्रुप से और उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो टूरिज्म का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है। सदियों से हमारे यहां यात्राएं होती रही है। ये हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और वो भी जब संसाधन नहीं थे, यातायात की व्यवस्था ही नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी, तब भी कष्ट उठाकर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे। चार धाम यात्रा हो, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो, 51 शक्तिपीठ की यात्रा हो, ऐसी कितनी ही यात्राएं हैं हमारे आस्था के स्थलों को जोड़ती थी। हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एकता को मजबूत करने का भी काम किया है। देश के कितने ही बड़े बड़े शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था, उस पूरे जिले की पूरी अर्थव्यवस्था यात्राओं पर ही निर्भर थी। यात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद दुर्भाग्य ये रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकूल सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुकसान किया। अब आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। जब यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं तो कैसे यात्रियों में आकर्षण बढ़ता है, उनकी संख्या में भारी वृद्धि होती है। और ये भी हम देश में देख रहे हैं। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय साल में 70-80 लाख के आसपास ही लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थे। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद पिछले साल वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 7 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाना 4-5 लाख लोग ही दर्शन के लिए आते थे। लेकिन पिछले साल 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए गए। अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है, वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। गुजरात में पावागढ़ करके एक तीर्थ क्षेत्र है बड़ौदा के पास। जब वहां का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, पुरानी हालत थी, तो मुश्किल से 2000, 5000, 3000 इतनी संख्या में लोग आते थे। लेकिन वहां जीर्णोद्धार हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सुविधाएं बनी, तो उस पावागढ़ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद, नवनिर्माण के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां औसतन आते हैं। यानी सुविधाएं बढ़ी तो इसका सीधा प्रभाव यात्रियों की संख्या पर पड़ा। तो